वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम इस बात की गहराई में उतर रहे हैं कि यूज़र इंटरफेसेस मतलब यूआईज यूज़र के इनपुट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर हम रिएक्ट फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। समझेंगे कि स्टेट को मैनेज करने का इसका तरीका क्या है, जो हमने रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से समझा है। बिल्कुल। हमारा मकसद है यूआई प्रोग्रामिंग के दो मुख्य तरीकों इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, इनके बीच का जो फर्क है उसे साफ तौर पर समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रिएक्ट कैसे कॉम्प्लेक्स यूआई स्टेट्स को संभालने में हमारी मदद करता है, जिससे डेवलपमेंट आसान हो सके। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए। तो कल्पना कीजिए एक ऑनलाइन फॉर्म की। जैसे ही कोई यूजर उसमें कुछ टाइप करना शुरू करता है, सबमिट बटन एक्टिव हो जाता है। जब वो सबमिट करता है तो फॉर्म डिसेबल हो जाता है और एक लोडिंग स्पिनर दिखने लगता है। राइट। अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट कामयाब रहती है तो एक थैंक यू मैसेज आता है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो फिर एक एरर मैसेज दिखाई देता है। ये सारे यूआई में बदलाव यूजर के एक्शंस या फिर सिस्टम के इवेंट्स के आधार पर हो रहे हैं। हाँ, और इस तरह की यूआई बदलावों को लागू करने का एक तरीका है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकती हैं जैसे आप कार में ड्राइवर के बगल में बैठकर उसे हर कदम पर निर्देश दे रही हों। अब बाएं मुड़ो, सीधे चलो, थोड़ा तेज करो। अच्छा। यूआई प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि आप कोड में यूआई के हर एक एलिमेंट को सीधे सीधे कमांड देते हैं। इस बटन को डिसेबल कर दो, उस फॉर्म को छुपा दो, अब स्पिनर दिखाओ, अब एरर मैसेज दिखाओ। मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल में हमने एक नॉन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का उदाहरण देखा था, जहां डॉम मैनिपुलेशन फंक्शंस का सीधा इस्तेमाल हो रहा था, जैसे बटन डॉट डिसेबल ट्रू। हाँ, देखा था। हाँ। लोडिंग मैसेज स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स ब्लॉक, एरर मैसेज स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स नन। छोटे साधारण उदाहरणों के लिए ये ठीक लगता है, जहां आप मैनुअली हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा और सादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये तरीका बहुत बोझिल और मुश्किल बन जाता है। हाँ, मैं सोच सकता हूँ। बिल्कुल। सोचिए, हर बार जब आप कोई नया फीचर या इंटरैक्शन जोड़ते हैं तो आपको पहले से लिखे हुए सारे कोड को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। हाँ, कहीं कुछ टूट ना जाए। सही कहा। हो सकता है आप किसी एलिमेंट को सही समय पर डिसेबल करना भूल जाएं या कोई पुराना लोडिंग मैसेज हटाना भूल जाएं जब उसकी जरूरत ना हो। हर कदम को मैनुअली मैनेज करने में गलतियां होने और बग्स आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब ट्रैक रखना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। कौन सा एलिमेंट कब दिखना चाहिए, कब छिपना चाहिए, कब इनेबल या डिसेबल होना चाहिए, इन सभी संभावित स्टेट्स का ट्रैक रखना एक नाइटमेयर मतलब बुरे सपने जैसा हो सकता है। सही कहा। और यहीं पर रिएक्ट का वो डिक्लेरेटिव अप्रोच आता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे आप टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ मंजिल बताते हैं, ना कि पूरा रास्ता कदम दर कदम समझाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ड्राइवर को ये नहीं बताते कि कब बाएं मुड़ना है, कब दाएं, कहाँ रुकना है। आप बस कहते हैं मुझे इस पते पर जाना है, और ड्राइवर खुद ये तय करता है कि वहां पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। शायद ट्रैफिक देखकर कोई शॉर्टकट भी ले ले। हाँ, रिएक्ट में भी ऐसा ही है। आप सीधे सीधे यूआई एलिमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं करते कि इसे दिखाओ, इसे छुपाओ। नहीं करते। इसकी बजाय आप डिक्लेयर करते हैं, यानी घोषणा करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में आपका यूआई कैसा दिखना चाहिए। हाँ, डिजायर्ड एंड रिजल्ट बताते हैं। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जब एप्लीकेशन की स्टेट सबमिटिंग हो तब फॉर्म डिसेबल दिखना चाहिए और स्पिनर दिखना चाहिए। आप बस मनचाहा नतीजा बताते हैं, और रिएक्ट पर्दे के पीछे ये काम करता है कि डॉम को कैसे अपडेट किया जाए ताकि वो नतीजा हासिल हो सके। ये डेवलपमेंट को काफी सरल बना देता है और बग्स की संभावना कम करता है, क्योंकि आप हर छोटी मोटी चीज को खुद मैनेज नहीं कर रहे होते। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिएक्ट ले लेता है। तो फिर सवाल उठता है कि रिएक्ट में ये सब असल में होता कैसे है। रिएक्ट हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक क्या कहते हैं व्यवस्थित तरीका देता है, जिससे हम ऐसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो यूजर इनपुट पर सही ढंग से रिएक्ट करें। बिल्कुल, एक पूरा प्रोसेस है। रिएक्ट में इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बनाने के लिए एक सोचा समझा तरीका है। सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके 5 मुख्य कदम हैं। हाँ, 5 स्टेप्स। पहला कदम है कंपोनेंट की विभिन्न विजुअल स्टेट्स को पहचानना। यहां आपको एक डिजाइनर की तरह सोचना होगा। यूजर को आपका कंपोनेंट किन किन अलग अलग रूपों में दिख सकता है। उन सभी संभावित स्थितियों या स्टेट्स की पहचान करें। हमारे फॉर्म वाले उदाहरण को ही लें तो ये स्टेट्स हो सकती हैं जब टेक्स्ट एरिया खाली है और सबमिट बटन डिसेबल्ड है। ठीक है। टाइपिंग, जब यूजर ने कुछ टाइप कर दिया है और सबमिट बटन इनेबल्ड है। ओके। सबमिटिंग,
जब यूजर ने सबमिट पर क्लिक किया है, फॉर्म डिसेबल्ड है और एक स्पिनर दिख रहा है। ठीक। सक्सेस, जब नेटवर्क रिक्वेस्ट कामयाब हो गई है, फॉर्म की जगह एक थैंक यू मैसेज दिख रहा है। और एरर, जब नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो गई है, यूआई लगभग टाइपिंग स्टेज जैसा ही है, लेकिन साथ में एक एरर मैसेज भी दिख रहा है। हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती हैं पहले ही, बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असल लॉजिक लिखने से पहले इन सभी स्टेट्स के लिए मॉक्स या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बनाना बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, मतलब पहले डिजाइन देख लें। हाँ, बिल्कुल। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कंपोनेंट हर स्थिति में कैसा दिखेगा। सोर्स मटेरियल में इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपोनेंट की अपीयरेंस को एक प्रॉप, जैसे स्टेटस नाम का प्रॉप, से कंट्रोल करने का विचार यहाँ बहुत काम आता है। ओके। आप कोड में बिना कोई लॉजिक डाले बस प्रॉप की वैल्यू बदलकर एम्प्टी, टाइपिंग, सक्सेस आदि कंपोनेंट के अलग अलग विजुअल स्टेट्स को रेंडर करके देख सकते हैं। ये तो काफी handy है। बहुत। और हाँ, जिन कंपोनेंट्स की बहुत सारी विजुअल स्टेट्स होती हैं, उनके लिए सोर्स में लिविंग स्टाइल गाइड्स या स्टोरी बुक्स बनाने का भी सुझाव दिया गया है। अच्छा, स्टोरी बुक जैसे टूल्स। हाँ, ये ऐसे टूल्स होते हैं जहां आप कंपोनेंट की सभी संभव स्टेट्स को एक ही जगह पर देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन कंसिस्टेंसी बनाए रखने में और डेवलपमेंट के दौरान एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। समझ गए। ठीक है, हमने विजुअल स्टेट्स पहचान ली। अब अगला सवाल ये उठता है कि स्टेट बदलने वाले ट्रिगर्स निर्धारित करें। आखिर ये स्टेट बदलती क्यों है? कॉज क्या है चेंज का? हाँ, कौन सी चीजें हैं जो स्टेट में बदलाव लाती हैं? सोर्स मटेरियल के मुताबिक 2 तरह के इनपुट्स स्टेट चेंज को ट्रिगर करते हैं। जैसे किसी बटन पर क्लिक करना, किसी फील्ड में टाइप करना। यूजर एक्शंस। हाँ, यूजर के सीधे सीधे किए गए एक्शंस हैं। और दूसरा, जैसे नेटवर्क से रिस्पॉन्स आना, कोई टाइमर पूरा होना या किसी इमेज का लोड हो जाना। सिस्टम इवेंट्स। हाँ, ये सिस्टम इवेंट्स है जो यूजर के एक्शन के बिना भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे फॉर्म वाले उदाहरण में ट्रिगर्स क्या होंगे? टेक्स्ट इनपुट का बदलना, ह्यूमन। इससे स्टेट एम्प्टी से टाइपिंग में या वापस एम्प्टी में जा सकती है। सबमिट बटन पर क्लिक करना, ह्यूमन। इससे स्टेट टाइपिंग से सबमिटिंग में बदलेगी। राइट। नेटवर्क रिस्पॉन्स का सफल होना, कंप्यूटर। इससे स्टेट सबमिटिंग से सक्सेस में जाएगी। ओके। नेटवर्क रिस्पॉन्स का फेल होना, कंप्यूटर। इससे स्टेट सबमिटिंग से एरर में जाएगी और यूआई वापस टाइपिंग जैसा दिखेगा, बस साथ में एरर मैसेज होगा। बिल्कुल, ये सारे ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। हाँ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ह्यूमन इनपुट्स को हैंडल करने के लिए अक्सर इवेंट हैंडलर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बटन के लिए ऑन क्लिक हैंडलर या टेक्स्ट इनपुट के लिए ऑन चेंज हैंडलर। स्टैंडर्ड रिएक्ट स्टफ। हाँ, कंप्यूटर इनपुट्स के लिए जैसे नेटवर्क रिस्पॉन्स, आप आमतौर पर एसिंक्रोनस फंक्शंस जैसे असिंक अवेट का इस्तेमाल करके और उनके सक्सेस या फेलियर कॉलबैक्स का इस्तेमाल करेंगी स्टेट को अपडेट करने के लिए। ओके। सोर्स मटेरियल एक बहुत अच्छी सलाह देता है इस पूरे फ्लो को विजुअलाइज करना। अच्छा, मतलब डायग्राम बनाना। हाँ, बिल्कुल। आप स्टेट्स को सर्कल्स के रूप में और स्टेट चेंजेस को एरोस के रूप में ड्रॉ कर सकती हैं। जैसे टाइपिंग स्टेट से एक तीर सबमिटिंग स्टेट की तरफ जाता हुआ, जिस पर सबमिट क्लिक लिखा हो। एक क्लियर कर देगा फ्लो को। बहुत। ऐसा करने से आप कोडिंग शुरू करने से पहले ही संभावित समस्याओं या किसी मिसिंग ट्रांजिशन को पकड़ सकती हैं। ये आपके कंपोनेंट के लॉजिक के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब जब हमें पता है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं और उन्हें क्या चीज ट्रिगर करती है, तो अगला कदम है यूज स्टेट का उपयोग करके मेमोरी में स्टेट को रिप्रेजेंट करना। हाँ, अब स्टेट को स्टोर करना है। इन स्टेट्स को कोड में स्टोर कैसे करें? रिएक्ट हमें इसके लिए यूज स्टेट हुक देता है। ये हुक कंपोनेंट को चीजें याद रखने की क्षमता देता है। यहाँ हमारा लक्ष्य सादगी है। जितने कम मूविंग पीसेस होंगे, यानी जितने कम स्टेट वेरिएबल्स होंगे, उतने ही कम बग्स होने की संभावना होगी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सोर्स मटेरियल का सुझाव है कि आप उन स्टेट वेरिएबल से शुरुआत करें जो बिल्कुल जरूरी हैं, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। मस्ट हैव्स। हाँ, मस्ट हैव्स। हमारे फॉर्म के मामले में हमें निश्चित रूप से यूजर का आंसर स्टोर करना होगा, जो वो टेक्स्ट एरिया में टाइप करेगा, और अगर कोई एरर मैसेज आता है तो उसे स्टोर करना होगा। तो हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करके ये 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं, कॉन्स्ट आंसर सेट आंसर इक्वल टू यूज स्टेट एम्प्टी। ठीक है। और कॉन्स्ट एरर सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट नल।
यहाँ आंसर स्टेट वेरिएबल है और सेट आंसर वो फंक्शन है जिससे हम आंसर की वैल्यू बदलेंगे। इसी तरह एरर और सेट एरर काम करते हैं। स्टैंडर्ड यूज स्टेट सिंटैक्स। एग्जैक्टली। इसके बाद हमें उन विजुअल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट वेरिएबल्स चाहिए जो हमने पहले कदम में पहचानी थी, एम्प्टी, टाइपिंग, सबमिटिंग वगैरह। शुरुआत में हो सकता है आप कई बूलियन वेरिएबल्स के बारे में सोचें, जैसे इज टाइपिंग, इज सबमिटिंग, इज सक्सेस, इज एम्प्टी, इज एरर। हर स्टेट के लिए एक अलग बूलियन फ्लैग। हाँ, ये नेचुरल लगता है सोचना शुरू में। हाँ, ये एक आम शुरुआती विचार है, लेकिन जैसा कि सोर्स मटेरियल इशारा करता है, यह हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता और यहीं पर अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, अब आता है स्टेट को रिफाइन करने का, मतलब सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण कदम। गैर जरूरी स्टेट वेरिएबल्स हटाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीफैक्टरिंग स्टेप। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोग्रामिंग में रीफैक्टरिंग करने जैसा है। हमें अपने बनाए हुए स्टेट वेरिएबल्स को ध्यान से देखना है और उनमें से रिडंडेंसी, मतलब दोहराव, और इम्पॉसिबल स्टेट्स यानी असंभव स्थितियां को हटाना है। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि मेमोरी में स्टोर की हुई स्टेट कभी भी ऐसी यूआई को रिप्रेजेंट न करे जो यूजर को दिखनी ही नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी स्टेट ऐसी हो जिसमें एरर मैसेज भी दिख रहा हो और फॉर्म का इनपुट फील्ड डिसेबल्ड भी हो। यूजर उस एरर को ठीक कैसे करेगा फिर? सही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसी विरोधाभासी स्टेट संभव ही नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। सोर्स मटेरियल हमें अपने स्टेट वेरिएबल्स के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए कहता है ताकि हम उन्हें बेहतर बना सकें। पहला, क्या ये स्टेट एक विरोधाभास पैदा करती है? जैसे, क्या इज टाइपिंग और इज सबमिटिंग दोनों एक ही समय पर ट्रू हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकते। यूजर या तो टाइप कर रहा होगा या सबमिट कर रहा होगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर आपके बूलियन फ्लैग्स ऐसी स्थिति को संभव बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेट पर्याप्त रूप से बाधित नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान, इन कई बूलियंस को एक सिंगल स्टेट वेरिएबल में मिलाएं जिसकी वैल्यू कुछ पूर्व निर्धारित मानों में से एक हो सकती है, जैसे टाइपिंग, सबमिटिंग या सक्सेस। इससे असंभव कॉम्बिनेशंस अपने आप हट जाते हैं। अच्छा, मतलब एक ही वेरिएबल जो स्टेट बताएगा। हाँ। दूसरा सवाल, क्या वही जानकारी किसी दूसरी स्टेट वेरिएबल में पहले से मौजूद है? जैसे, क्या हमें वाकई इज एम्प्टी नाम के स्टेट वेरिएबल की जरूरत है? शायद नहीं, आंसर से पता चल जाएगा। बिल्कुल। हम आंसर स्टेट वेरिएबल की लेंथ चेक करके answer.length equals to 0 ये पता लगा सकते हैं कि इनपुट खाली है या नहीं, तो इज एम्प्टी अनावश्यक है। राइट। तीसरा सवाल, क्या आप वही जानकारी किसी दूसरी स्टेट वेरिएबल के उलट से पा सकते हैं? जैसे, क्या इज एरर बूलियन की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं, एरर वेरिएबल है ना। एग्जैक्टली। हमारे पास पहले से एरर स्टेट वेरिएबल है जो या तो एरर ऑब्जेक्ट होगा या नल। हम बस ये चेक कर सकते हैं कि एरर डॉट इक्वल्स नल है या नहीं। अगर एरर नल नहीं है तो इसका मतलब है कि एरर है, तो इज एरर भी रिटर्डेंट है। तो काफी सारी चीजें हट गईं। हाँ। इस सफाई प्रक्रिया क्लीन अप प्रोसेस के बाद हम संभावित 7 वेरिएबल्स आंसर, एरर, इज टाइपिंग, इज सबमिटिंग, इज सक्सेस, इज एम्प्टी, इज एरर से घटकर सिर्फ 3 आवश्यक स्टेट वेरिएबल्स पर आ जाते हैं। कॉन्स्ट आंसर सेट आंसर इज यूज स्टेट स्मॉल, कॉन्स्ट एरर सेट एरर इज यूज स्टेट नल, और कॉन्स्ट स्टेटस सेट स्टेटस इज यूज स्टेट टाइपिंग, जिसकी वैल्यूज टाइपिंग, सबमिटिंग या सक्सेस हो सकती हैं। शुरू में टाइपिंग मान लेते हैं अगर इनपुट खाली भी है तो। हाँ, या एम्प्टी भी रख सकते हैं इनिशियल स्टेट। हाँ, वो भी हो सकता है। अब ये स्टेट स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा साफ सुथरा और प्रबंधनीय है। इसे समझना आसान है और इसमें विरोधाभासी या असंभव स्टेट्स होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। कम स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है कम कॉम्प्लेक्सिटी और कम बग्स। सही। और सोर्स मटेरियल में एक खास नोट, डीप डाइव नोट भी है जो इस बिंदु को और आगे ले जाता है। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि और भी सटीक स्टेट मॉडलिंग के लिए, खासकर उन जटिल मामलों में जहां कई स्टेट वेरिएबल्स आपस में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, एक रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज रिड्यूसर हुक की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल। रिएक्ट में यूज रिड्यूसर हुक स्टेट लॉजिक को एक केंद्रीय स्थान, सेंट्रल प्लेस पर कंसोलिडेट करने में मदद करता है। ये स्टेट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बांध देता है और स्टेट बदलने से जुड़े सारे लॉजिक को एक रिड्यूसर फंक्शन में डाल देता है।
जिससे स्टेट ट्रांजिशंस और भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल हो जाते हैं। ओके, ये कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। बढ़िया। और अब अंतिम कदम, स्टेट सेट करने के लिए इवेंट हैंडलर्स कनेक्ट करें। आखिर में हमें इवेंट हैंडलर्स बनाने होंगे जो यूजर एक्शंस या कंप्यूटर इनपुट्स के जवाब में स्टेट को अपडेट करेंगे। हाँ, एक्शंस को स्टेट चेंजेस से जोड़ना है। हमारे फॉर्म के लिए हमें कम से कम 2 हैंडलर्स की जरूरत होगी। ये फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पर चलेगा। इसे सबसे पहले event.prevent डिफॉल्ट करना होगा ताकि पेज रीलोड ना हो। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। फिर ये स्टेटस को सबमिटिंग सेट करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा, मान लीजिए सबमिट फॉर्म फंक्शन को कॉल करके, और उस रिक्वेस्ट के नतीजे के आधार पर स्टेटस को या तो सक्सेस सेट करेगा या फिर टाइपिंग एरर के साथ सेट करेगा। अगर एरर आता है तो ये एरर स्टेट को भी अपडेट करेगा। और दूसरा हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज, ये टेक्स्ट एरिया के ऑन चेंज इवेंट पर चलेगा। ये यूजर के इनपुट event.target.value को लेगा और आंसर स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है। साथ ही ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि अगर कोई पिछला एरर मैसेज दिख रहा था तो उसे यहाँ क्लियर कर दिया जाए, सेट एरर नल, क्योंकि यूजर ने दोबारा टाइपिंग शुरू कर दी है, यानी वो एरर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये जरूरी है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। बिल्कुल। ये हैंडलर्स ही हैं जो यूज स्टेट से मिले सेटर फंक्शंस, स्टेटस सेटर, सेट आंसर, सेट एरर को असल में कॉल करते हैं। ये स्टेट चेंजेस फिर रिएक्ट को ट्रिगर करते हैं कि वो यूआई को दोबारा रेंडर करे डिक्लेरेटिव तरीके के अनुसार। अगर हम अंतिम रिएक्ट कोड जैसा सोर्स में दिया गया है की तुलना उस शुरुआती इंपेरेटिव जावास्क्रिप्ट कोड से करें जिसका हमने जिक्र किया था, तो रिएक्ट वाला कोड शायद थोड़ा लंबा लगे। हाँ, लग सकता है। लेकिन जैसा सोर्स बताता है, ये लंबाई अपने साथ मजबूती, रोबस्टनेस और रखरखाव में आसानी, मेंटेनेबिलिटी लाती है। इंटरैक्शंस को स्टेट चेंजेस के माध्यम से व्यक्त करने से आप बाद में नई विजुअल स्टेट्स, जैसे शायद एक वैलिडेटिंग स्टेट, आसानी से जोड़ सकती हैं बिना मौजूदा स्टेट्स के लॉजिक को तोड़े। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, इंटरैक्शन लॉजिक स्टेट कैसे बदलता है, प्रेजेंटेशन लॉजिक हर स्टेट में क्या दिखता है से अलग रहता है, जिससे कोड को समझना, टेस्ट करना और मॉडिफाई करना ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, तो संक्षेप में दोहराते हैं। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब है यूआई के हर छोटे हिस्से को सीधे कंट्रोल करने, इंपेरेटिव के बजाय, माइक्रो मैनेज करने के बजाय। हाँ, माइक्रो मैनेज करने के बजाय हर विजुअल स्टेट के लिए यूआई को डिस्क्राइब करना। अब बताते हैं क्या दिखाना है, और रिएक्ट ये तय करता है कैसे दिखाना है। बिल्कुल सही। और रिएक्ट में इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बनाते समय उन 5 कदमों को याद रखना उपयोगी है। 1. सभी विजुअल स्टेट्स को पहचाने, आइडेंटिफाई। पहला। 2. स्टेट बदलने वाले ह्यूमन और कंप्यूटर ट्रिगर्स को निर्धारित करें, डिटरमिन। दूसरा। 3. यूज स्टेट का उपयोग करके स्टेट को मेमोरी में मॉडल करें, मॉडल। 4. गैर जरूरी या रिडंडेंट स्टेट को हटाएं, रिमूव रिफैक्टर। यह कदम बग से बचने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। चौथा और बहुत जरूरी। हाँ। 5. ट्रिगर्स के जवाब में स्टेट सेट करने के लिए इवेंट हैंडलर्स को कनेक्ट करें। कनेक्ट। और 5वां, यह व्यवस्थित तरीका खासकर स्टेट को रिफाइन करने, कदम 4 पर ध्यान देना, रिएक्ट में ज्यादा मजबूत, समझने योग्य और मेंटेनेबल यूआई कंपोनेंट्स बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? डिक्लेरेटिवली सोचना रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज के साथ काम करते समय एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हाँ, सोचने का तरीका बदलता है। हाँ, ये सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये यूआई के बारे में सोचने का तरीका बदलता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने यूआई की विभिन्न स्टेट्स को पहले से प्लान करें और डिजाइन करें, बजाय इसके कि आप मौके पर यूआई मैनिपुलेशंस करते रहें। बिल्कुल। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे सोचने के लिए एक विचार, ये डिक्लेरेटिव अप्रोच, जहां हम कंपोनेंट की अलग-अलग विजुअल स्टेट्स पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, डिजाइनर्स और डेवलपर्स के बीच सहयोग, कोलैबोरेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है? जब डिजाइन मॉकअप्स और कोड का स्ट्रक्चर दोनों ही इन स्टेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो क्या इससे हैंडओवर प्रोसेस ज्यादा सहज हो सकता है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इससे दोनों के बीच एक साझा समझ, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, क्योंकि दोनों एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, स्टेट्स की लैंग्वेज में? हाँ, ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप कम हो
इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।